चुनाव, हम सब इसे अक्सर हार जीत के खेल की तरह ही देखते हैं, है ना? पर आज हम एक चुनाव को जरा अलग नजरिए से देखेंगे। इसे किसी राजनीतिक दांव पेच की तरह नहीं, बल्कि शासन पर, गवर्नेंस पर एक सीधी बातचीत के तौर पर समझने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए हम केस स्टडी ले रहे हैं हरियाणा के कलानौर विधानसभा क्षेत्र की। हमें देखेंगे कि जमीन की आवाज, लोगों की आवाज वोट में कैसे तब्दील होती है और कैसे एक जीता हुआ जनादेश सिर्फ एक जीत नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक पूरा रोड मैप बन जाता है। तो चलिए, हमारा ये विश्लेषण शुरू होता है जमीन से, कलानौर से, जो रोहतक का एक आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। देखिए, ये सिर्फ नक्शे पर एक जगह नहीं है, ये उन लोगों का घर है। वो लोग जिनकी उम्मीदें, जिनकी शिकायतें और जिनके सपने हर 5 साल में एक बार अपनी आवाज तलाशते हैं। इसके खास सियासी मिजाज को अगर समझना है तो हमें पहले यहाँ की मिट्टी को समझना होगा। इस पूरे विश्लेषण में हम 6 पड़ावों से होकर गुजरेंगे। सबसे पहले कलानौर की धड़कन महसूस करेंगे, फिर जमीन से मिल रहे संकेतों को डिकोड करेंगे। इसके बाद वोट के पैटर्न का पूरा विश्लेषण होगा। फिर देखेंगे कि दावेदारों की ताकतें और कमजोरियां क्या हैं, और आखिर में शासन के लिए एक ठोस ब्लूप्रिंट और जनादेश तक पहुंचने का रास्ता क्या हो सकता है। तो पहला भाग, कलानौर की धड़कन। चलिए इसको थोड़ा और गहराई से समझते हैं। देखिए, किसी भी चुनाव के नतीजों को समझने के लिए सबसे पहले वहां के लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी, उनकी असली चिंताएं क्या हैं, ये जानना पड़ता है। क्योंकि राजनीति जो है ना, वो आंकड़ों से नहीं, बल्कि लोगों की हकीकत से पैदा होती है। जरा सुंडाना गांव की इस आवाज को सुनिए। बाढ़ग्रस्त खेत फसलें नष्ट कर देते हैं, जल निकासी का अभाव है। ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये एक ग्रामीण परिवार की रोजी रोटी का सवाल है, जो सीधा सीधा लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर की नाकामी से जुड़ा हुआ है। सोचिए, जब खेत में पानी भरता है तो सिर्फ फसल नहीं डूबती, एक पूरे परिवार का भविष्य दांव पर लग जाता है। अब गांव से शहर की तरफ आते हैं। यहाँ एक बड़ी उम्मीद पर ध्यान दीजिए। कलानौर कस्बे में एक महिला कॉलेज की मांग। ये बस एक बिल्डिंग की मांग नहीं है, ये असल में शिक्षा, अवसर और महिला सशक्तिकरण का एक बहुत ही अहम मुद्दा है। ये आने वाली पीढ़ी के भविष्य से जुड़ा सवाल है। और ये तो बस कुछ मिसालें हैं। इस टेबल में जो असल बात दिख रही है वो ये है कि ये समस्याएं बिखरी हुई नहीं हैं। बालियाना में खराब सड़कें, करौंथा में पुलिस की जवाबदेही की कमी, सुंडाना में पीने का गंदा पानी और कलानौर में नौकरियों का अकाल, ये सब मिलकर एक पैटर्न बनाते हैं, अधूरी जरूरतों का एक पैटर्न। दूसरा भाग, जमीन से संकेत। अच्छा, अब हम इन इंसानी कहानियों से चुनावी आंकड़ों की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इन नंबरों को लोगों की एक सामूहिक आवाज की तरह देखना बहुत जरूरी है। ये वो आवाज है जो अपनी परिस्थितियों पर अपनी राय दे रही है। याद रखिए, डेटा कभी भावनाहीन नहीं होता, ये हजारों आवाजों का निचोड़ होता है। तो चलिए सबसे पहले आंकड़ों की नींव रखते हैं। कलानौर में कुल वोटर्स की संख्या है 2,17,185। ये वो जमीन है जिस पर जनादेश की पूरी इमारत खड़ी होती है। लेकिन इनमें से वोट दिया सिर्फ 66% लोगों ने। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह है कि लगभग 1/3 1/3 वोटर खामोश रहे। ये जो चुप्पी है ना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है। क्या ये उदासीनता है या फिर सिस्टम से मोहभंग? ये एक ऐसा सवाल है जिसे कोई भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। और जिन लोगों ने वोट दिया, उन्होंने जो फैसला सुनाया वो बहुत ही करीबी था। जीत और हार का फर्क सिर्फ 8.54%। इसे एक मजबूत जनादेश बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये तो सत्ता पर एक नाजुक सी पकड़ है। ये रहे 2024 के अंतिम नतीजे। कांग्रेस की शकुंतला खट्टक को मिले 69,348 वोट्स और बीजेपी की रेनू डाबला को मिले 57,116। ये जो 12,232 वोटों का फासला है, ये कोई निर्णायक जीत नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये साफ साफ बता रहा है कि वोटर्स का एक बड़ा तबका अब भी संतुष्ट नहीं है। तो सबसे जरूरी बात, ये आंकड़े हमें आखिर बता क्या रहे हैं? 3 बिल्कुल साफ संकेत हैं। पहला, जीतने वाला गठबंधन काफी संकरा है, उसे और बड़ा करने की जरूरत है। दूसरा, जमीनी स्तर पर जो पकड़ है वो कमजोर है, उसे बूथ लेवल से दोबारा खड़ा करना होगा। और तीसरा, जो सबसे अहम है, कहानी को बदलना होगा। राजनीति से हटकर विकास और भरोसे पर फोकस लाना होगा। अब आते हैं तीसरे भाग पर, एक वोट का विश्लेषण।
देखिए, 2024 का ये नतीजा कोई अचानक हुई घटना नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वोटर के बर्ताव के एक लंबे पैटर्न का हिस्सा है। कलानौर की कहानी असल में अस्थिरता की कहानी है, वॉलेटिलिटी की कहानी। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये दिखाती है कि कैसे सत्ता का पल्ला लगातार एक तरफ से दूसरी तरफ झुकता रहा है। 2009 में कांग्रेस अपने चरम पर थी। 2014 में बीजेपी ने एक जबरदस्त छलांग लगाई। 2019 में बीजेपी ने ये सीट जीत भी ली और 2024 में कांग्रेस ने वापसी तो की, लेकिन वोट अब भी काफी बटे हुए हैं और माहौल अस्थिर है। और ये बार चार्ट उसी कहानी को और भी साफ कर देता है। कांग्रेस का शिखर और फिर उसकी ढलान देखिए, और ठीक उसी वक्त बीजेपी का उदय। ये किसी एक नेता की कहानी नहीं है, ये जमीनी स्तर पर हो रहे एक बड़े बदलाव की कहानी है। हमारे संविधान के तहत लोगों को सूचना के आधार पर अपनी पसंद जाहिर करने का अधिकार है, और ये आंकड़े उसी अभिव्यक्ति का एक रूप है। ये गरिमा के साथ अपनी बात रखने और जिम्मेदारी के साथ सुने जाने का एक चक्र है। इस सब के पीछे एक बहुत बड़ी राजनीतिक ताकत काम कर रही है, सत्ता विरोधी लहर, यानी एंटी इनकम्बेंसी। इसका सीधा मतलब यह है कि कलानौर में वोटर की वफादारी किसी पार्टी से नहीं जुड़ी है, वो जुड़ी है परफॉर्मेंस से, प्रगति से। जो काम नहीं करेगा उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। एक बहुत ही सीधा लेकिन बहुत शक्तिशाली संदेश। चौथा भाग, ताकतें और दरारें। चलिए अब मौजूदा विधायक की स्थिति का एक सिस्टमैटिक विश्लेषण करते हैं। हम उन ताकतों को भी देखेंगे और उन कमजोरियों को भी जो आज के राजनीतिक सीन को बना रही हैं, क्योंकि हर जीत के पीछे कुछ ताकतें होती हैं और हर नाजुक जीत में कुछ दरारें भी छिपी होती हैं। तो ये है शकुंतला खट्टक की स्थिति का एक संतुलित नजरिया। उनकी ताकत क्या है? उनकी गहरी स्थानीय जड़ें और अपने कोर कम्युनिटी में उनका नेटवर्क। लेकिन उनकी कमजोरियां भी उतनी ही अहम हैं, जैसे ठहराव की धारणा, युवाओं से थोड़ी दूरी और एक पारंपरिक कम्युनिकेशन स्टाइल जो आज के डिजिटल जमाने में एक बड़ी चुनौती बन जाती है। पांचवा भाग, शासन का एक ब्लूप्रिंट। तो अब हम विश्लेषण से आगे बढ़कर एक ठोस रणनीति की बात करते हैं। एक सुरक्षित जनादेश बनाने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड 4 आयामी अप्रोच की जरूरत है। हमने इसे चतुर्मुख सिद्धांत का नाम दिया है। जैसे ब्रह्मा के 4 मुख चारों दिशाओं को देखते हैं, ठीक वैसे ही यह रणनीति शासन के चारों कोनों पर नजर रखती है। ये हैं चतुर्मुख सिद्धांत के वो 4 स्तंभ। हर एक स्तंभ हमारे पहले के विश्लेषण में पहचानी गई एक खास कमजोरी को दूर करता है। पहला, चुनावी पहुंच। दूसरा, संगठनात्मक पुनर्निर्माण। तीसरा, कहानी को नई दिशा देना। और चौथा, संसाधनों का सटीक इस्तेमाल। ये चारों मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए नहीं, बल्कि सही मायनों में शासन करने के लिए बनाया गया है। और इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए ये रही एक ठोस, टाइम बाउंड कार्ययोजना। ये एक अनुशासित और मेथोडिकल अभियान है। पहले महीने में सुनना और फिर से बनाना, दूसरे महीने में लोगों तक पहुंच बढ़ाना, और आखिरी महीने में पूरी ताकत से जुट जाना और लोगों को पोलिंग बूथ तक लाना। छठा और अंतिम भाग, जनादेश का रास्ता। अब हम निष्कर्ष की तरफ बढ़ते हैं और उन जरूरी कामों को देखते हैं जिनकी जरूरत है। हमारा फोकस एक ऐसी विश्वास की व्यवस्था बनाने पर होना चाहिए जो एक चुनाव से कहीं आगे तक जाए। याद रखिए, जनादेश कोई एक बार की जीत नहीं है, ये एक लगातार चलने वाला संवाद है, एक कंटिन्यूअस डायलॉग। तो ये है अंतिम और बिल्कुल स्पष्ट सिफारिशें। पहली, उम्मीदवार को एक कलानौर गारंटी पेश करनी चाहिए जिसमें वादे बिल्कुल साफ और मापने योग्य हों। दूसरी, हाईकमान को स्थानीय कोशिशों का पूरी तरह से समर्थन करना होगा। और तीसरी, डिजिटल टीम को आज के जमाने के हिसाब से काम करना होगा। आज के भारत के डीपीडीपी ढांचे के तहत जब आप व्हाट्सएप जैसे उपकरणों का उपयोग करते हैं तो लोगों की गोपनीयता और सहमति का सम्मान करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ कानून का पालन करना नहीं है, ये मतदाताओं के साथ विश्वास बनाने के बारे में है। हम इस एक विचार के साथ अपनी बात खत्म करते हैं जो कलानौर से मिले सबसे बड़े सबक को बताता है। जनादेश विरासत में नहीं मिलता, इसे हर दिन निरंतर सेवा और विश्वास के जरिए कमाना पड़ता है। ये कोई फ्री होल्ड प्रॉपर्टी नहीं है, ये एक पट्टा है, एक लीज है जिसे हर दिन हर पल नवीनीकृत करना पड़ता है। तो सवाल ये है कि इसे नवीनीकृत कैसे किया जाएगा? और ये सवाल सिर्फ कलानौर के लिए नहीं, ये हर चुने हुए प्रतिनिधि के लिए है।